स्टार्ट करें? चलें स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुनीर नूर है और हम आज प्री कॉर्डियल एग्ज़ामिनेशन सीखेंगे। और बिफ़ोर लर्निंग प्री कॉर्डियल एग्ज़ामिनेशन मैं कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि वो टर्म्स क्या हमें पता होना चाहिए। एक तो हम जगह जगह एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे सिस्टली एंड डायस्टली। तो याद रखें सिस्टली और डायस्टली प्री कॉर्डियल एग्ज़ामिनेशन के अंदर उसका मतलब वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होता है। यानी सिस्टली मीन्स कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड डायस्टली मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, हम बीच में कुछ टर्म्स और भी यूज़ करेंगे, राइट हार्ट एंड लेफ़्ट हार्ट। राइट हार्ट का मतलब ये होता है कि जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इसको हम राइट हार्ट कहते हैं। और हम जब लेफ़्ट हार्ट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल ये लेफ़्ट हार्ट होगा। जब हम कहते हैं राइट हार्ट के वेल्व्स, तो हमें पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वेल्व है और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी वगैरह के दरमियान पल्मोनिक वेल्व है। इसका मतलब जब हम कहेंगे राइट हार्ट के वेल्व्स तो इसका मतलब होगा ट्राइकस्पिड वेल्व एंड पल्मोनिक वेल्व। और जब हम कहेंगे लेफ़्ट हार्ट के वेल्व्स इसका मतलब होगा माइट्रल वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान माइट्रल वेल्व है और एओर्टा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एओर्टिक वेल्व है। अच्छा, कुछ हम टर्म यूज़ करेंगे मर्मर्स। मर्मर्स बेसिकली हम जब हार्ट को सुनते हैं तो वहाँ पर हमें दो साउंड सुनाई देती हैं। कोई लब डब के नाम से कहता है, कोई डुग डुग के नाम से कहता है, लेकिन दो साउंड होती है जिसको हम S1 और S2 कहते हैं। लेकिन बीच में अगर इन दोनों के अलावा कोई कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइज़ हो तो उसको हम मर्मर कहते हैं। ठीक है, मर्मर का मतलब ये है कि जब कोई भी वेल्व के अक्रॉस ब्लड गुजर रहा होता है तो वहाँ अगर कोई वेल्व की पैथोलॉजी की वजह से कोई साउंड प्रोड्यूस हो जाए तो उसको मर्मर कहते हैं। तो वो हम पिक करेंगे वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, कुछ बातें ये समझनी है कि जो इनपुट ऑफ द हार्ट है वो क्या है। हार्ट की इनपुट का मतलब ये है कि राइट हार्ट जो है उसके अंदर हमारी इन्फीरियर जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए आता है और जो सुपीरियर बॉडी हमारी है उससे सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए ब्लड हमारा आता है। और ये दोनों जो बड़े नाले हैं केवल जो हैं सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये राइट एट्रियम में आके ब्लड को ड्रेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हार्ट के अंदर ब्लड एंटर राइट एट्रियम से होता है और वहाँ से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल यानी जो राइट हार्ट है ये हार्ट के इनपुट एरियाज हैं। और लेफ़्ट हार्ट में ब्लड जो है वो लेफ़्ट हार्ट के थ्रू फिर एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी को जाता है। इसका मतलब है राइट हार्ट की इनपुट है और लेफ़्ट हार्ट हार्ट की आउटपुट है। अब ये बात समझनी इसलिए ज़रूरी है कि एक मैं मिसाल समझाता हूँ आपको। जब हम सांस अंदर लेते हैं जब लंबा सांस अंदर लेते हैं तो याद रखें जब सांस अंदर जाता है तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट बढ़ जाता है। इसका मतलब है इनपुट ऑफ द हार्ट बढ़ जाती है जब हम सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, अब ये बात समझनी इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम कोई मरमर सुनते हैं तो हम ये चाहते हैं कि मैं मरमर को लाउडर करूँ। तो अगर मुझे राइट हार्ट का मरमर सुनना है यानी ट्राइकस्पिड वेल्व को सुनना है या पल्मोनिक वेल्व को सुनना है तो मैं मरीज़ से कहूँगा लंबा सांस अंदर लें और रोक लें। उससे क्या होगा कि लंबा सांस अंदर लिया हुआ है तो हार्ट की इनपुट बढ़ जाएगी तो ब्लड अक्रॉस द ट्राइकस्पिड वेल्व एंड पल्मोनिक वेल्व ये बढ़ जाएगा और जब ये ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो मरमर लाउडर हो जाएगा। तो ये मैन्यूवर है मरमर को लाउड करने का। इसी तरह जब हम सांस बाहर निकालते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं तो हार्ट अपनी आउटपुट को बाहर निकालते हैं। इसको आपने इस तरह याद रखना है। तो जब इसका मतलब है लेफ्ट हार्ट के जो मरमर्स हैं लाइक माइट्रल वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व, इन दोनों के अक्रॉस ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जब मरीज़ लंबा सांस बाहर निकालता है और रोकता है। इसका मतलब है कि हम लेफ़्ट हार्ट के मरमर सुनेंगे ना तो हम मरीज़ से कहेंगे लंबा सांस बाहर निकाल के रोक लें। जब हम राइट हार्ट के मरमर सुनेंगे ना तो हम मरीज़ से कहेंगे कि आप लंबा सांस अंदर लें और रोक लें। ठीक है, अच्छा, ये कुछ बातें थी जो हमने पहले से समझनी है और कुछ जगहों पे हमने रेडिएशंस देखनी है, वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे कि रेडिएशंस वगैरह हम कैसे देखते हैं। अब हार्ट के कुछ, अब हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे आते हैं। जो थ्योरेटिकल बातें थी, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए ये प्री कॉर्डियल एग्जामिनेशन हम करेंगे। ठीक है, और ये 30 to 45 डिग्री हमने एंगल रखना होता है ताकि हम यही प्री कॉर्डियल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली ये ज़रूरी है JVP के लिए, लेकिन हम प्री कॉर्डियल के अंदर सारे एग्जामिनेशन के अंदर हम इसको भी साथ 30 to 45 डिग्री पर रख लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर एक टर्म हम यूज़ करते हैं प्री कॉर्डियल। प्री कॉर्डियल का मतलब ये है कि चेस्ट का, ये रिब केज है, रिब केज का वो एरिया जो हार्ट के आगे है। प्री मीन्स इन फ्रंट ऑफ,
कॉर्डियम मीन्स हार्ट, इसका मतलब है यहाँ नीचे हार्ट है, तो हार्ट के आगे जो चेस्ट का एरिया है इसको हम प्रीकॉर्डियम कहते हैं। जब आपको कोई कहेगा ना कि चेस्ट की एग्जामिनेशन करें तो वो आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कह रहा है, लेकिन जब आपसे कह रहा है प्रीकॉर्डियम की एग्जामिनेशन करें, इसका मतलब वो आपसे हार्ट की एग्जामिनेशन का कह रहा है। तो जब आपको कहेंगे प्रीकॉर्डियम, तो प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन, एरिया ऑफ द चेस्ट इन फ्रंट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड प्रीकॉर्डियम। तो ये एरिया जो है ये प्रीकॉर्डियम कहलाएगा। अब प्रीकॉर्डियम में जो कार्डिक एरियाज हैं वो कौन कौन से होते हैं, अब वो एरियाज को हम सीखते हैं। ये सुप्रास्टर्नल नॉच है, सुप्रास्टर्नल नॉच से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट है। मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट से आप एग्जैक्टली इस तरह हॉरिजॉन्टल आएंगे तो इतनी डिस्टेंस के बाद आपको यहाँ पर एक गैप मिलेगा, ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है राइट साइड पे। ये एओर्टिक 2 एरिया है, एओर्टिक 1 एरिया है, एओर्टिक 1, ठीक। उसके बाद यहाँ से इसी तरह ये राइट साइड पे एओर्टिक 1 था, ये इधर लेफ्ट साइड पे जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है ये हमारे पास पल्मोनरी एरिया है। फिर थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस एडजेसेंट टू द स्टर्नम, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ ये थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे एओर्टिक 2 है। इसका मतलब है एओर्टिक एरिया 2 है, एक एओर्टिक 1 और एक एओर्टिक 2, ठीक है। एओर्टिक 1 पल्मोनिक, एओर्टिक 2 ये थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस है। फिर फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ये जो है ये ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, ठीक है। और एक माइट्रल एरिया, माइट्रल एरिया फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है। देखिए ये क्लेविकल है, क्लेविकल से ये मिड क्लेविकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो मिड क्लेविकुलर लाइन जो है वो यहाँ पर सपोज आ रही है, तो ये जो एरिया है ये माइट्रल एरिया कहलाएगा, ठीक है, माइट्रल एरिया। सो अगर आपसे कोई कहे कि हार्ट के एरियाज कौन से हैं, तो एओर्टिक 1 पल्मनरी एरिया, एओर्टिक 2 ट्राइकस्पिड एरिया और माइट्रल एरिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर माइट्रल एरिया और एपेक्स बीट में क्या फ़र्क है। इस पॉइंट को अच्छी तरह यहाँ पर समझना है क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिससे हमारी बहुत सारी एग्जामिनेशन वाबस्ता है। माइट्रल एरिया इज़ अ फिक्स पॉइंट जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर है, ये माइट्रल एरिया है। एपेक्स बीट क्या क्या होती है? एपेक्स बीट इज़ द लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पल्सेटाइल एरिया ऑफ द हार्ट। इसका मतलब जब एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ पल्सेटाइल मिलेगी, अगर जो पल्सेटाइल मिलेगी उसको एपेक्स बीट कहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि यार बात तो एक ही है, आप माइट्रल एरिया ही को बेसिकली चेक कर रहे होते हैं, माइट्रल एरिया और एपेक्स बीट में आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? तो उसको समझना ज़रूरी इसलिए कि माइट्रल एरिया एक रेफरेंस पॉइंट है। माइट्रल एरिया वो रेफरेंस पॉइंट है जिसके साथ हम एपेक्स बीट को टैली करते हैं। एपेक्स बीट को ढूंढा जाता है, यानी माइट्रल एरिया तो फिक्स्ड है, लेकिन किसी मरीज का अगर हार्ट बड़ा हो जाए तो उसका तो एपेक्स बीट यहाँ पर पड़ी होगी, एपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड होगी। तो एपेक्स बीट जो है उसको हमने ढूंढना है और फिर माइट्रल एरिया से कंपेयर करना है। अगर वो एपेक्स बीट माइट्रल एरिया पर हो या उससे मीडियली हो तो हम क्लिनिकली कहते हैं कि मेरे मरीज का हार्ट एनलार्ज नहीं है। और अगर एपेक्स बीट माइट्रल एरिया से डिस्प्लेस्ड हो, यानी लेटरली हो, एंटीरियर एक्सियल लाइन पे हो, मिड एक्सियल लाइन पे हो, इससे इस तरफ हो, तो फिर हम कहते हैं कि मेरे मरीज का क्लिनिकली हार्ट एनलार्ज है। तो क्लिनिकली हार्ट को एनलार्ज देखने के लिए आपको एपेक्स बीट को ढूंढना है और एपेक्स बीट को माइट्रल एरिया से कंपेयर करना है। अगर माइट्रल एरिया पर या उससे मिडिली है तो हार्ट क्लिनिकली नॉर्मल है, और अगर माइट्रल एरिया से लेटरल है तो आपका हार्ट क्लिनिकली एनलार्ज है। सो जो ढूंढा जाता है, जो पल्सेटाइल एरिया है वो एपेक्स बीट कहलाता है और माइट्रल एरिया फिक्स्ड है। ओके, अब हमने एरियाज देख लिए। अब हमारी 2 3 4 कमांड्स हैं प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन की। एक सबसे पहली कमांड आपको कही जाती है कि जी इसकी एपेक्स बीट को मुझे लोकेट कर दें। एपेक्स बीट को लोकेट करने के 5 स्टेप्स हैं। सो 5 स्टेप्स में हम एपेक्स बीट को लोकेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, अब अपने बच्चे थोड़ा सा चेहरा इस तरफ रखना, ठीक है। आपने अपने हाथों को रब किया ताकि ठंडे हाथ पेशेंट को ना लगें, और 5 स्टेप हम करेंगे। अगर हमें एपेक्स बीट ना मिली तो हम एक स्टेप से 2 स्टेप पे जाते जाएंगे। 5 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि आपने ये जो एरिया है हाथ का, इसको आपने स्टर्नम के ऊपर यहाँ पर रखना है और इन फिंगर्स को यहाँ पर ऐसे रखना है, ठीक। अगर हमें एपेक्स बीट मिल जाए यहाँ पर
तो फिर आपने एपेक्स बीट को ढूंढ लिया कि यहाँ पर है, आपने सेकंड स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एपेक्स बीट नहीं मिलती तो आपने सेकंड स्टेप में यहाँ पर, इस हाथ कैसे कर लें, इस जगह पर हाथ को यानी एक्जिला के नीचे यहाँ पर ले जाना है कि यहाँ पर कहीं तो नहीं है एपेक्स बीट। ये स्टेप 2 है। ठीक, स्टेप 3 में आपने मरीज़ को कहना बच्चा थोड़ा उस तरफ मुड़ जाए, हल्का सा हाथ ऐसे रख लें, इधर मुड़ जाए। और स्टेप 3 में आपने इस तरह किया। इस तरह करने से जब आप पेशेंट लेफ्ट लेटरली मुड़ जाता है तो एपेक्स बीट बिकम्स क्लोजर टू द चेस्ट वॉल, तो वो आपको ईजीली पैल्पेट हो जाती है। जैसे इस मरीज़ की मुझे यहाँ पर इस जगह पर पैल्पेट हो रही है। ठीक है, लेकिन ये मैं बताऊँगा बाद में हम इसको लोकेट कैसे करते हैं। ये तीसरा स्टेप ये था कि आपने लेफ़्ट लेटरल कर लिया। चौथा स्टेप ये है कि अगर यहाँ पर भी नहीं मिलती तो चौथे स्टेप में आपने सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड पे इस तरह उसके एपेक्स बीट को ढूंढना है। ये स्टेप 4 है। इस तरह मिल जाए। अगर इस तरह भी नहीं मिलती तो फिर उस सूरत में पांचवा स्टेप ये है कि आप हाथ को ऐसे रखें, बिकॉज पेशेंट माइट हैव डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया तो एपेक्स बीट क्या पता है इस तरफ पड़ी है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखें, 5 स्टेप्स का ये मतलब नहीं है कि आपने सारे के सारे स्टेप्स करने हैं। 5 स्टेप्स का मतलब ये है कि अगर स्टेप 1 पे आपको मिल गया तो बस आपने एपेक्स बीट ढूंढ लिया, आप उसको लोकेट करें। अगर स्टेप 1 पे नहीं मिलता तो स्टेप 2 पे जाएंगे, स्टेप 2 पे नहीं मिलता तो स्टेप 3 पे जाएंगे। हाँ, आप स्टेप 2 और स्टेप 3 पे कंफर्म करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिल गई है और यू आर श्योर तो फिर आपको एपेक्स बीट के लिए स्टेप 3 अगले स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। वैसे तो एपेक्स बीट को आप अगर अच्छी लाइट हो तो आप टॉर्च के साथ एपेक्स बीट की पल्सेशंस को देख भी सकते हैं इंस्पेक्शन पे। लेकिन अगर इंस्पेक्शन पे आपको नहीं मिलती तो ये पैल्पेशन के स्टेप्स हैं ये जो मैंने आपको बताए। तो अगर हम यहाँ पर अब देखते हैं तो इस पेशेंट की एपेक्स बीट जो है वो ये है, एपेक्स बीट ये है। अब ये एपेक्स बीट कहाँ है, इसको आपने लोकेट करना है। लोकेट करने का मतलब ये होता है आपने बताना है कि मेरे मरीज़ की एपेक्स वर्बली किधर है। अब देखिए मैं लोकेट करता हूँ। सुप्रास्टाइनल नॉच, ये मैन्यूरोस्टाइनल जॉइंट, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस आ गई और ये क्लेविकल के दोनों बॉर्डर मैंने उंगली रखी, ये सेंटर मिड क्लेविकल लाइन आ गई और ये यहाँ पर लेकर आ गए। तो मैं कहूँगा जी माई पेशेंट्स एपेक्स बीट लाइज इन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। क्योंकि हमने एंड में आपको मैंने बताया था ना कि माइट्रल एरिया से कंपेयर करना है, तो अगर वो माइट्रल एरिया पर है या उससे मीडियली है तो हार्ट उसका पैथोलॉजिकली हार्ट का साइज़ नॉर्मल है, तो हम क्लिनिकली कहते हैं कि मेरे मरीज़ का हार्ट साइज़ एंड लार्ज है कि नॉर्मल है। तो इनकी एपेक्स बीट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है एंड इट इज़ मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। एक तरीका ये है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से मयरिंग टेप के ज़रिए मयर कर लेते हैं और फिर यूँ बताते हैं कि जी माई पेशेंट्स एपेक्स बीट लाइज इन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस